हाँ तो बच्चों क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हम आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स जो कि आपको एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर के माध्यम से क्लियर करा देंगे। और ये टॉपिक्स ऐसे होंगे जो 100% एग्जाम में आपको मदद करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। यदि आप अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आपको आगे किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो आप फटाफट आगे चलते हैं और देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से लिया गया है, जो हम एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, कभी भी जब कोई एक पदार्थ हो, अकेला पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, जब कोई अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, यानी कि जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले, यानी कि कभी भी रिएक्शन होगा ना बाबू, तो इसका गुण जो है बदल जाता है। यानी कि पहले वाला गुण नहीं रहता है, उसका गुण पुराना वाला गुण खत्म हो जाता है और नया गुण उसमें आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे दिया हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा 2HCl। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक नया टॉपिक और समझ लेना है कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, यानी कि देखो ये जो आपका तीर का चिन्ह है, यही इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड कर देता है। कभी भी तीर के चिन्ह के जो बायां साइड और जो दायां साइड वाला है, तो बाएं साइड में जो भी होता है अवयव पदार्थ तत्व जो कि रिएक्ट करते हैं, जो कि अभिक्रिया करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अभिकारक। और उसके बाद जो उत्पाद बनता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि इससे मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रतिफल। यदि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए या 2 नंबर टाइप में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बताना है, यदि पूछे कि अभिकारक क्या है, तो आपको यही बताना है कि जो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। इसके बाद अब इसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि अभिक्रिया होने के बाद, यानी अभिक्रियाओं में बहुत सारी चीज आती है, इसमें आपकी विशेषताएं क्या होती है। अभिक्रिया जब होगा तो क्या क्या चीज हो, तो विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताओं में क्या आता है, यानी कि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, आपको पता है आपके अगल बगल या आस पड़ोस में या कोई भी चीज आप देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अनुभव होता होगा, उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें मुख्य पॉइंट होगा आपका, इसमें नंबर 1 गैस की उत्पत्ति हो सकता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें गैस की उत्पत्ति होगा। जैसे कि दानेदार जस्ता, तो यानी जस्ता की बात कर रहा है कि जस्ता यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका ZnCl या ZnSO4। यदि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4, अन्यथा यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा Zn+2HCl तो बनेगा ZnCl2। उसके बाद देखो इसमें से निकलने वाली जो गैस है हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस H2 जो कि उत्पादित होगी गैस। उसके बाद जो दूसरा चीज है, यानी कि इसमें अवक्षेप बनता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो अवक्षेप का भी निर्माण होता है। पहला चीज तो गैस की उत्पत्ति हो गया, दूसरा चीज अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बनने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है, जब भी आप समझ सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा, देखो ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। तो ये सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं अवक्षेप का बनना। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो 2 बातें समझा हमने,
गैस की उत्पत्ति और छेप का बनना। तीसरी बात जो आती है यह है रंग का परिवर्तन। रंग का भी परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कभी कभी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें रंग बदल जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है सामान्य तौर पर बैंगनी कलर का, तो उसका विलयन यानी कि बैंगनी कलर का होता है। और जब उसमें जैसे ही थोड़ा थोड़ा नींबू डालते हैं ना, तो आपको पता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर जो है ना बदलने लगता है। यानी कि जब इसमें हम नींबू निचोड़ते हैं तो नींबू निचोड़ने पर बैगनी पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, यानी कि रंग में परिवर्तन हो गया। उसके बाद जो बाबू आता है ताप में परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। आप जो कली चूना कहते हैं ना, जो दुकान से ढेला वाला चूना लेते हैं हम लोग, उस चूना पे जब पानी डालते हो ना तो उसी टाइम देखना उस पानी के डालने के टाइम में जैसे ही वो पानी उस पर पड़ता है ना तो वो खौलने लगता है और खौलता है। इससे आपको पता क्या चल रहा है कि यदि हम कली चूना के ढेले पर यानी कि वही CaO कली चूने के ढेले पर जल गिराते हैं तो जल गिराने के बाद पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होने का मतलब उसमें गर्मी आई, गर्माहट उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ, जिससे कि अभिक्रिया का ताप बहुत बढ़ जाता है, यानी कि उसमें ताप बढ़ा, उत्पन्न होगा तो उसमें ताप बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया ताप में परिवर्तन। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। उसे बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन में क्या होगा, जैसे मान लो आप कहीं भी बहुत सारी चीजें देखे होंगे, उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव है तो गैस में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार का हम एक उदाहरण लेते हैं, मोमबत्ती का जलना। बच्चों जब मोमबत्ती जलता है ना तो वो जो पिघलता है तो द्रव के रूप में हो जाता है। तो यानी कि मोमबत्ती में दो चीजें बनती है, एक तो पिघल करके द्रव के रूप में बना, और एक क्या होता है कि मोमबत्ती जलकर वाष्प में बदलता है। तो अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त कहने का मतलब कि छोटा से छोटा रूप में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को जब लिखते हैं तो वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहने का मतलब ये है कि छोटा से छोटा रूप में हम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले संकेत लिखेंगे या सूत्र लिखेंगे। हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है इसका संकेत H होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होता है H2 होता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, लेकिन उसका क्लोरीन गैस का संकेत Cl2 होता है। और दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे 2HCl, दोनों अभिक्रिया करके बनाएगा 2HCl। जैसे मान लो कि हम किसी समीकरण का क्यों उपयोग करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि हमको छोटा से छोटा रूप में लिखना है। अब छोटा से छोटा रूप में लिखने का मतलब यही है, यदि आप इसको उस समीकरण अभिक्रिया को अपने भाषा के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको इतना प्रयोग करना पड़ेगा शब्दों का। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इन शब्दों को हटा करके हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को इस रूप में लिखने हैं H2 + Cl2 + 2HCl, यानी कि संकेतों एवं सूत्रों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होता है, तो नियम में सबसे पहले आपको जानना है कि अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों के पदों में, तो आपको पता है कि समीकरण लिखते हैं तो दो चीजें होती है, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और जो भाग लेने के बाद नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों को संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, और दूसरा प्रतिफलों को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। और तीसरी बात क्या है, अभिकारकों या प्रतिफलों को के सूत्रों के बीच में प्लस चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, जैसा कि देख सकते हो H2 बीच में प्लस है, Cl2 से बना 2HCl। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में तीर का चिन्ह होता है। ये चौथा पॉइंट था आपका।
तो किसी भी रासायनिक समीकरण के लिखने के लिए नियम हो सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या हो सकता है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात समझो, संतुलित का मतलब क्या होता है। संतुलित यानी संतुलन होना चाहिए। संतुलन किस चीज का होना चाहिए, तो दोनों तरफ उसके तत्वों के या तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारक और प्रतिफल, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान हो जाती है तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। जबकि असंतुलित समीकरण किसको कहते हैं, जब किसी भी अभिक्रिया में समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कुछ अलग है और प्रतिफल में कुछ अलग है, यानी कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, और इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है बाबू, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है बच्चों। जैसे H2, देखिए यहाँ पर दो परमाणु है हाइड्रोजन का, क्लोरीन का दो परमाणु क्लोराइड है, देखो यहाँ पर क्लोरीन का दो परमाणु है, और इधर भी जब आते हैं यानी कि अभिकारक में यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन जो है यहाँ पर भी अभिकारक में दो क्लोरीन है, और इधर जब आते हैं तो देखो बाबू दो से मल्टीप्लाई किया HCl में, कहने का मतलब है कि दो हाइड्रोजन भी हो गया और दो क्लोरीन भी हो गया, दोनों दो दो हो गया। तो दोनों तरफ अभिक्रिया के इस साइड और कभी भी समीकरण के अभिकारक में और उत्पाद यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गई तो यह समीकरण संतुलित है। उसी प्रकार से असंतुलित रासायनिक समीकरण में यदि हम आते हैं तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, अर्थात अलग अलग होती है, जैसे कि H2 + O2। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी दो है, लेकिन यहाँ आते हैं तो हाइड्रोजन दो तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन केवल एक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित। यहाँ पर हम आपको ये टॉपिक खत्म कर रहे हैं, फिर अगला टॉपिक आपको हम लेकर के आएंगे समीकरण को संतुलित करने का तरीका।